हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 10th में हम लोग चैप्टर्स तो कंप्लीट कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं आप सभी के। अब क्या करना है हम लोगों को, आज मैं लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के कुछ वो क्वेश्चंस आपको समझाऊंगी जिनके आने की संभावना है। मतलब कोई एग्जामिनर कौन कौन से संभावित प्रश्न है जो पूछ सकता है एग्जाम में, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। क्लास 10th में जैव प्रक्रम नाम का चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 6। इससे कुछ क्वेश्चंस आप आज स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लेंगे। इंग्लिश में आपको दिखाई पड़ रहे हैं और मैं आपको हिंदी में इनको समझाती चलूंगी, तो आप इनको नोट कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो आपकी किताब में लिखा हुआ होता है कंटेंट, एकदम उसी से कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चंस को घुमा के टीचर्स पूछते हैं या ट्विस्ट कर देते हैं उसमें, है ना। तो बच्चे को साधारणतया क्वेश्चन वो समझ में आता नहीं है कि लिखना क्या है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो होते हैं, लेकिन बच्चों ने उस कॉन्सेप्ट में उन लाइंस को नहीं पढ़ा है, तो वो ये कह देते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है ना। तो संभावित कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, हम पहले बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, जो होते हैं लगभग 1 मार्क्स के। तो 1 मार्क के क्वेश्चन में एक तो इस प्रैक्टिस से आपको इतना समझ में आ जाएगा कि जब 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो कंटेंट कितना लिखना है, कंटेंट कितना लिखना है ये आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरा, आपको किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इनका भी आइडिया लग जाएगा। तो मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहले हम चैप्टर नंबर 6 से जो क्वेश्चंस है उनको करेंगे। क्वेश्चन है मेंशन द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि वो पूछ रहा है एग्जामिनर कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन कौन सी कच्ची सामग्री की आवश्यकता पड़ती है ना, उनका नाम लिखिए। लेकिन उन्होंने कहीं भी क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं किया है कि केवल नाम लिखिए या नाम लिखिए और काम क्या करते हैं ये भी लिखिए। तो जब ऐसा क्लियर ना हो कि नाम लिखिए या नाम के साथ साथ उनका काम भी लिखिए, तब आप किस तरह से लिखेंगे आंसर को, तब आप आंसर करेंगे, लिखेंगे द फॉलोइंग रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि निम्न कच्ची सामग्री, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। डैश नंबर 1 लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको आप ब्लैक कलर की पेन से लिखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो मैंने लिखा, इसको आप ब्लैक कलर की पेन से लिखेंगे, यानी कि हेडिंग के रूप में लिख देंगे, है ना। फिर थोड़ा सा 2 शब्दों में उसको लिख भी देंगे कि प्लांट्स गेट CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कच्ची सामग्री के रूप में होता है, लेकिन वो कहाँ से मिलती है पौधे को, एटमॉस्फेयर से ली जाती है और स्टोमेटा के थ्रू अंदर की जाती है। तो बहुत कम शब्दों में ही बता दिया गया, प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा। दूसरा कंटेंट है कच्ची सामग्री जिसकी आवश्यकता पड़ती है, वो है वाटर फोटोसिंथेसिस के लिए। वो कहाँ से मिल जाता है, तो उसके लिए भी हम एक लाइन लिख देंगे कि प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू लीव्स, यानी कि पौधे जल जो है वो जमीन से, मृदा से अवशोषित कर लेते हैं और जड़ों के द्वारा वो पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है। तीसरी कच्ची सामग्री के बारे में आप लिख देंगे सनलाइट, यानी कि सूर्य का प्रकाश। तो लिख देंगे सूर्य का प्रकाश which is absorbed by the chlorophyll and other green parts of the plant, यानी कि तीसरी कच्ची सामग्री जो है वो है सूर्य का प्रकाश, जो क्लोरोफिल के द्वारा, हरित लवक के द्वारा पत्तियों में अवशोषित कर ली जाती है और कहाँ पाया जाता है, अदर ग्रीन पार्ट्स में भी पाया जाता है। ठीक है। तो अब इस तरीके से जब आप आंसर करेंगे तो एग्जामिनर के ऊपर क्या पड़ता है बच्चों, अच्छा प्रभाव पड़ता है ना, जिसको कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन आपकी कॉपी का। आप सामने नहीं होते, आप उनके सामने बोलते नहीं है, तो आप ये बस बिल्कुल ये समझ के चलिए कि वहां पे आपकी कॉपी गई है और कॉपी ही आपकी बोलेगी कि आप कैसे हैं। जैसे जब प्रैक्टिकल्स होते हैं तो प्रैक्टिकल्स में आप एग्जामिनर के सामने होते हो,
है ना। तो कभी कभी आप आंसर ना भी कर पाएं और केवल मात्र आंसर ना करते समय सॉरी सर बोलने से भी मार्क्स मिल सकते हैं ना, क्योंकि उस समय आपकी पर्सनैलिटी का भी असर पड़ता है एग्जामिनर पे। आपका व्यवहार कैसा है, आपकी बातचीत कैसी है, आप बोल कैसे रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, सारी चीजें मैटर करती हैं। लेकिन जब रिटन एग्जाम होता है तो वहां पे आप खुद नहीं होते हैं, तो आप ये मान के चलें कि आपकी कॉपी जो है वो आपके रूप में एग्जामिनर के सामने रखी हुई होती है और उसी को देख करके वो अंदाजा लगाता है एग्जामिनर कि ये बच्चा कैसा होगा, उसके मार्क्स कैसे होंगे, है ना। क्योंकि कोई मशीन नहीं चेक करती कॉपी, है ना, इंसान चेक करते हैं और इंसान हमेशा सोचते हैं, है ना, वो डिसाइड करते हैं किसको। नहीं तो सबको एक जैसे मार्क्स ना मिल जाएगा। सब बच्चे ने, मान लीजिए कि 4 क्वेश्चन आए थे, चारों क्वेश्चन में सारे बच्चों ने लगभग एक जैसा ही लिखा, तो सबको एक जैसे मार्क्स नहीं मिलते। हमेशा मार्क्स में डिफरेंस हो जाता है, किसी को 2 नंबर मिले, किसी को 4 मिल गए उसी क्वेश्चन के लिए, और किसी को पूरे के पूरे 5 नंबर मिल गए उसी क्वेश्चन के लिए। लिखा सबने एक जैसा ही था, तो क्या डिफरेंस है। किसी की हो सकता है जिसको बिल्कुल 5 नंबर मिले हो, उसने बहुत साफ सुथरा लिखा हो, उसकी हैंडराइटिंग हो सकता है बहुत अच्छी रही हो, या हो सकता है टीचर ने ये सोचा हो कि ये बच्चा ज्यादा तेज होगा, मतलब अंदाजा लगाया हो, क्योंकि बच्चा तो सामने होता नहीं है, कॉपी ही होती है सामने। तो बहुत सावधानी पूर्वक आप एग्जाम में लिखेंगे। एक और संभावित क्वेश्चन है जो एग्जामिनर पूछ सकता है, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन योर बॉडी। यानी कि वो ये पूछना चाह रहा है कि हीमोग्लोबिन की कमी से आपके शरीर में क्या असर पड़ता है ना, कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं। तो उसका आंसर लिखेंगे, द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एनीमिया। अब देखो वो क्या जानना चाह रहा था एग्जामिनर, ये जानना चाह रहा था कि हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी से आपके शरीर में क्या होता है। तो तुरंत आपको दिमाग में ये बैठाना है, मतलब आपको पता है कि हीमोग्लोबिन की कमी से नॉर्मल भाषा में जो हम कहते हैं कि खून की कमी में एनीमिया नाम का रोग हो जाता है। तो वो एनीमिया के बारे में आपसे जानना चाह रहा है कि कितना आपको नॉलेज है उसके बारे में। द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एनीमिया। यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी जो हमारे शरीर में होती है उसको हम एनीमिया के नाम से जानते हैं। इन एनीमिया मतलब कि एनीमिया में द ब्लड इज अनेबल टू कैरी द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। एनीमिया में रक्त में उपस्थित जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनकी कमी होती है, जिससे जरूरी मात्रा में ऑक्सीजन जो है वो नहीं पहुंच पाती। सो रेस्पिरेशन वुड बी लेस, इसलिए श्वसन की प्रक्रिया उतनी अच्छे से नहीं होती, एंड लेस एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द बॉडी। इसीलिए पूर्ण रूप से भरपूर ऊर्जा भी हमारे शरीर को नहीं मिलती है। द हीमोग्लोबिन डेफिशिएंट पर्सन विल फील वीक, pale, lethargic and will be unable to perform heavy physical work। यानी कि ये लिखेंगे कि हीमोग्लोबिन की कमी से किसी व्यक्ति के अंदर कमजोरी होती है, उसका रंग पीला पड़ने लगता है और वो कोई भी मजबूत फिजिकल वर्क, शारीरिक कार्य करने की क्षमता जो है वो घट जाती है। तो किस तरह से लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। देखिए, द डेफिशिएंसी ऑफ, अब इंग्लिश में अगर लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे, अगर इसको हिंदी में लिखना है तो शब्दों को अच्छे से पिरो करके वाक्य में और फिर उसके बाद उसको प्रेजेंट करेंगे एग्जामिनर के सामने। क्या लिखेंगे कि हीमोग्लोबिन की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया नाम का रोग हो जाता है। एनीमिया में रक्त जो है वो सफिशिएंट ऑक्सीजन का अमाउंट जितना हमारे शरीर को आवश्यक है नहीं पहुंचा पाता, इसलिए श्वसन की प्रक्रिया भी कम होती है और इसीलिए हमारे शरीर को ऊर्जा भी कम मिल पाती है। हीमोग्लोबिन की कमी वाले व्यक्ति में कमजोरी होती है, वो शारीरिक कार्य करने की क्षमता उसकी घट जाती है। इतना ही आप लिख देंगे तो 1 मार्क का क्वेश्चन है ना, तो सफिशिएंट है इतना।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, नेम द ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स इन सम सेल्स ऑब्जर्व्ड बाय अ स्टूडेंट व्हेन अ लीफ पील वाज व्यूड अंडर अ माइक्रोस्कोप. व्हाट इज दिस ग्रीन कलर ड्यू टू. वो कह रहे हैं कि हरे रंग के डॉट के जैसे स्ट्रक्चर कुछ सेल्स में जब किसी बच्चे के द्वारा देखे गए, जब उसने एक पत्ती की पील को, लीफ पील को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो वो जो ग्रीन कलर है वो किसके कारण है. आप सबको पता चल गया होगा, तो आंसर लिखेंगे प्रॉपर तरीके से. द ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स इन सम सेल्स ऑब्जर्व्ड बाय अ स्टूडेंट व्हेन अ लीफ पील इज व्यूड अंडर अ माइक्रोस्कोप. ये कहाँ से लिया गया, इतना पार्ट लिया गया है क्वेश्चन के अंदर से ही. अब आगे आर क्लोरोप्लास्ट्स. वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट्स हैं. अब यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं लिखेंगे. क्यों नहीं लिखेंगे, उसका रीजन बताती हूँ. पूछ रहे हैं, एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि किसी स्टूडेंट ने एक लीफ पील को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, उनको एक ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा. वो क्या था और ये ग्रीन कलर क्यों है ना. तो जो ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर है वो है क्लोरोप्लास्ट, और जो ग्रीन कलर है वो है पिगमेंट क्लोरोफिल के कारण. तो ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर को आप डायरेक्ट क्लोरोफिल नहीं लिखेंगे. आप क्या लिखेंगे, द green dot-like structure in some cells observed by a student when a leaf peel is viewed under a microscope are chloroplasts. जो एक बिंदु के जैसी संरचना एक कोशिका में जो किसी छात्र के द्वारा देखी गई, तो उसमें वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है. और अब लिखेंगे द ग्रीन कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल. यानी कि ग्रीन कलर जो है वो किसके कारण है, हरे रंग के पिगमेंट के कारण है, जिसका नाम है क्लोरोफिल. ठीक है. इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेट एनी वन डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. अब केवल एक डिफरेंस पूछा गया है, तो आप लिख देंगे, इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में लिखेंगे, ऑर्गेनिजम्स डिराइव देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. और ये आप कह सकते हैं कि सबसे बेहतरीन, अगर हम बहुत सारे स्वपोषी और विषमपोषी के बारे में लिखना चाहें तो ये सबसे बेहतरीन आंसर है जिसको आप लिख सकते हैं, जिससे क्या है, आपके लेवल का पता चलता है ना. जिससे क्या होता है, आपके लेवल का पता चलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके 1 मार्क में ही पूछा जा सकता है, गिव वन रीजन why multicellular organisms require special organs for exchange of gases between their body and their environment. एक कारण दीजिए कि क्यों बहुकोशिकीय जंतुओं में गैसेस के एक्सचेंज के लिए, गैसेस के आदान प्रदान के लिए, उनके शरीर और वातावरण में गैसेस के आदान प्रदान के लिए स्पेशल ऑर्गन्स की आवश्यकता होती है. उसका एक कारण बताइए. क्या लिखेंगे, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स द एंटायर बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट, हेंस एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स कैन टेक प्लेस. बट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स द एंटायर बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म is not in contact with the environment and hence simple diffusion is not helpful. आई बात समझ में. ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब वो उसने आपसे कारण पूछा है कि क्यों किसी बहुकोशिकीय जंतु में गैसों के आदान प्रदान के लिए स्पेसिफिक अंगों की जरूरत होती है. तो उसका आंसर क्या लिखना है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ऐसे हम लिखेंगे, एक कोशिकीय जंतु में पूरा शरीर जो है वो वातावरण के संपर्क में होता है, इसलिए मटेरियल्स का एक्सचेंज, आदान प्रदान पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन बहुकोशिकीय जंतुओं में पूरा का पूरा शरीर वातावरण के कांटेक्ट में या संपर्क में नहीं होता है, इसलिए वहां पे सिंपल डिफ्यूजन की प्रक्रिया
काम नहीं करती या सिंपल डिफ्यूजन की प्रक्रिया हेल्पफुल नहीं होती या मददगार साबित नहीं होती है, इसलिए उनके पास स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। नेम द प्रोसेस इन विच प्लांट्स वेयर वाटर इज लॉस्ट एज वाटर वेपर। वो प्रोसेस का नाम बताइए जिसमें वाटर जो है वो वाटर वेपर के रूप में प्लांट से अलग हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस व्हेन प्लांट्स लूज वाटर एज वेपर। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा पौधे पानी को वाष्प के रूप में लूज कर देते हैं। ठीक है। व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? व्हाट इज ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स? क्वेश्चन आंसर क्या लिखेंगे? ट्रांसलोकेशन इज द मूवमेंट ऑफ soluble materials, products of photosynthesis from leaves to other tissues throughout the plant। ठीक है। अब अगर ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया के बारे में पूछे तो आपको लिखना होगा कि ट्रांसलोकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें soluble materials का मूवमेंट और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स का मूवमेंट पत्तियों से और टिश्यूज तक। जैसे खाना बन गया पत्तियों में तो पत्तियों से भोजन जो है वो अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है जहां उसकी आवश्यकता होती है, तो वो क्या कहलाती है? ट्रांसलोकेशन कहलाती है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में अंतर बताइए। क्या पूछा जा रहा है? रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में अंतर बताइए। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस यानी कि श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बीच क्या अंतर है वो बताइए। तो आप आंसर में इस तरह से मार्जिन लगा के एक तरफ श्वसन लिख सकते हैं, एक तरफ प्रकाश संश्लेषण लिख सकते हैं और लिखेंगे इट टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स। रेस्पिरेशन के नीचे। फोटोसिंथेसिस के नीचे आप लिख देंगे इट टेक्स प्लेस ओनली इन ग्रीन प्लांट सेल्स, यानी कि श्वसन की प्रक्रिया सभी जीवित कोशिकाओं में होती है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल हरे रंग के पौधों वाली कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में होती है। 2. रेस्पिरेशन यूजेस O2 एंड रिलीज CO2। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट। श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है और ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। इन फोटोसिंथेसिस CO2 इज यूज्ड एंड O2 इज रिलीज्ड, यानी कि जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है, जो श्वसन की प्रक्रिया है, वो एकदम विपरीत तरीके से काम करती है प्रकाश संश्लेषण के। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में जो होता है रेस्पिरेशन में उसका उल्टा होता है। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। तो केवल 2 नंबर का, एक ही नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसलिए आपको केवल 2 आप अगर अंतर बता देते हैं तो सफिशिएंट है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह से, देखिए, नेम द इंटरमीडिएट एंड द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन एरोबिक रेस्पिरेशन। हमने विस्तार में, बहुत विस्तार में हमने पढ़ लिया था इसको कि रेस्पिरेशन जब हम पढ़ रहे थे कि श्वसन की प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है, एरोबिक होती है, एनएरोबिक होती है। तो ये सरल वाला पूछ रहे हैं, है ना। एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन, जहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, तो क्या करेंगे, अगर केवल ऐसे लिख देंगे या इन एरोज को लगा के एक लाइन में लिख देंगे तो भी नंबर जो है वो अच्छे में, देखो नंबर मार्क्स पाने का तरीका। आंसर लिखेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो लिखेंगे ग्लूकोज, एरो बनाएंगे लिखेंगे पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड को फिर सेकेंड स्टेप में वो टूटता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस वाटर प्लस, केवल एटीपी नहीं लिखेंगे, क्लियर लिख देंगे 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, क्लियर लिख देंगे कि 38 मॉलिक्यूल्स एटीपी के जो है उसमें बनते हैं। जब आप
टू द पॉइंट और एकदम क्लियर आंसर लिखते हैं तो मार्क्स मिलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है ना। तो अब क्या करना है बच्चों, अब हम लोगों को एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने की, मतलब कितने क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जामिनर की निगाह से देखा जाए अगर, तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, इसको आप लोग फटाफट अपनी कॉपी में साथ साथ नोट करते चलेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप क्वेश्चन बैंक से रिवाइज करते हैं, अपने एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, एकदम ये उसी टाइप का रिवीजन है। ये उसी प्रकार का आपका अभ्यास है, पुनर्अभ्यास जिसको आप कह सकते हैं। जैसे आप किसी क्वेश्चन बैंक की मदद से अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस के आने की संभावना है एग्जाम में, उसी प्रकार से ठीक प्रकार से ये उसी प्रकार का आपका पुनर्अभ्यास है, जिससे प्रैक्टिस करके आप एग्जाम में कैसे भी कठिन क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन है, इन द एक्सपेरिमेंट लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। एक प्रयोग में जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश आवश्यक है, व्हाई डज द अनकवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ टर्न ब्लू ब्लैक आफ्टर पुटिंग आयोडीन सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है और उसमें आंसर कुछ और है। एक पार्ट कुछ और पूछ रहा है, बता रहा है, दूसरा पार्ट कुछ और पूछ रहा है। वो ये कह रहा है कि प्रयोग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश का होना आवश्यक है, लेकिन why does the uncovered part of the leaf turn blue black after putting iodine solution। लेकिन क्यों जो अनकवर्ड पार्ट है किसी पत्ती का वो आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद ब्लू ब्लैक हो जाता है। अब मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए इसको थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया गया। आंसर क्या है कि जहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है वहां पे भोजन का निर्माण हो जाता है, जहां पे कवर कर दिया जाए उतनी जगह में भोजन का निर्माण नहीं होगा। तो पत्ती में जब आयोडीन सॉल्यूशन डाला जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, स्टार्च अपना कलर ले लेता है, स्टार्च का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो स्टार्च इज प्रोड्यूस्ड इन द अनकवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ बिकॉज इट इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट अलाउइंग इट टू फोटोसिंथेसाइज और विच टर्न्स ब्लू ब्लैक इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। यानी कि ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको इतना पता है कि प्रकाश की उपस्थिति में पत्ती के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है, जिसमें जो स्टार्च के रूप में भोजन एकत्रित हो जाता है, जमा हो जाता है पत्तियों में। तो जहां पे पत्ती को कवर कर दिया जाता है वहां पे स्टार्च इकट्ठा नहीं होगा, और जहां पे पत्ती कवर नहीं होगी यानी कि खुली पत्ती होगी, जहाँ पे धूप पड़ रही होगी, वहीं पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, यानी कि खाना वहीं पे बनेगा स्टार्च के रूप में। तो जब आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो वो केवल स्टार्च पे जब आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो वो ब्लू ब्लैक कलर लेता है। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब स्टार्च पे आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो ब्लू ब्लैक कलर ले लेता है। क्वेश्चन ट्रिकी है, लेकिन पहले से आपको पता है तो आपको सही तरीके से अपने शब्दों में उसको बांध करके क्या करना है, एग्जाम में लिख देना है। ये वाले प्रैक्टिकल के बारे में बचपन से ही आपको बताया जा रहा है कि अभी तो क्लास 10th है, यू शुड नो, बचपन से बता रहे हैं कि आलू में डालिए। 6th क्लास में ही ये एक्सपेरिमेंट था कि चावल, पके हुए चावल को अगर आप उसमें ऊपर से आयोडीन सॉल्यूशन डाल देते हैं तो ब्लू ब्लैक कलर ले लेता है, और अगर चावल को चबा करके और उसके बाद उस पर डालते हैं तो आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद भी ब्लू ब्लैक कलर वो नहीं लेता है ना, क्योंकि ग्लूकोज जो उसके अंदर होता है वो ब्रेक डाउन हो चुका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेम द कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इन द इवेंट ऑफ अ कट। यानी कि अगर कहीं कट जाए तो कटने के बाद कौन सा ऐसा कंपोनेंट है हमारे रक्त का जिसके कारण खून जो है वो खून का थक्का जमता है। तो प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन द इवेंट ऑफ अ कट। एक सिंपल सा आंसर है कि जब कहीं कट जाता है तो उस समय ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया में प्लेटलेट्स जो हैं वो हेल्प करती हैं। क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें पूरा विस्तार में आपको नहीं लिखना है, प्रोसेस नहीं लिखना है,
केवल इतना ही आंसर लिखना है कि कौन सा ब्लड का कंपोनेंट है जो इसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है मेंशन हाउ ऑर्गेनिजम्स लाइक ब्रेड मोल्ड्स एंड मशरूम्स ऑब्टेन देयर फूड। अब ये किसके बारे में पूछ रहा है? जहां आपने स्वपोषी विषमपोषी पढ़ा था उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑर्गेनिजम्स लाइक ब्रेड मोल्ड्स एंड मशरूम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल्स आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द ब्रेड। यानी कि ब्रेड मोल्ड्स और मशरूम, ये इनके जैसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन कर देते हैं शरीर के बाहर, अपने शरीर के बाहर, और उसके बाद उसके पोषक तत्वों को ले लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन टू अ प्लांट इफ इट्स जाइलम इज रिमूव्ड। आपने ये तो जाना था कि जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, लेकिन क्वेश्चन ट्रिकी पूछा, अगर जाइलम को हटा दिया जाए तो पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जिस बच्चे को पता है कि जाइलम का क्या काम है वही बच्चा ये बता पाएगा कि जाइलम को रिमूव कर देने पर क्या होगा। जैसे अगर मुझे पता है कि मेरे फेफड़ों का क्या काम है, लंग्स का क्या काम है, तो ही तो मैं बता पाऊंगी कि अगर लंग्स ना हो तो क्या हो सकता है। तो उसी तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया थोड़ा सा। अब मतलब वो आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, वो आपसे जाइलम का ही काम पूछना चाह रहा है, लेकिन क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहे हैं कि अगर जाइलम हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, xylem in plant transports water and dissolved mineral nutrients from the roots to all parts of the vascular plant. So if xylem is removed, अब आपने क्या किया, आपने बताया कि xylem का काम क्या है, वो पानी और घुले हुए मिनरल्स को रूट्स से हर पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है। तो इफ xylem is removed from the plant, तो यदि किसी पौधे से जाइलम को रिमूव कर दिया जाए, द वाटर एंड मिनरल सप्लाई टू द प्लांट विल स्टॉप एंड देयरफॉर द प्लांट विल डाई। तो आपको क्या करना है, इसमें जाइलम का काम क्या है और हटा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई और इजीली आप बता देंगे। तो इस तरह से मार्क्स बच्चों मिल जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नंबर का ही, एक लाइन का आंसर बता सकते हैं आप। वेयर डज डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। यानी कि हमारे शरीर में वसा का पाचन किस तरह से होता है, कहाँ से कहाँ पे होता है, किस तरह से होता है नहीं पूछ रहा है, 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। तो ये पूछ रहा है वेयर डज डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। यानी कि जब हमने पाचन पढ़ा था, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं हमारे फूड के, न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें, जो उनका पाचन अलग अलग जगह पे हो रहा है। जैसे अगर इसी जगह पे पूछ लिया जाए, अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि वेयर डज डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी, तो आप ये समझ लीजिए कि वो अलग अलग हर पोषक तत्व कहाँ पे उसका पाचन हो रहा है उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे क्वेश्चन को अगर चेंज कर दूं इसी जगह पे, तो पूछा जा सकता है वेयर डज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का सेम पूछा जा सकता है। हो सकता है कि सेट, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन पेपर जो है वो सेट में आते हैं, जो आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा उसके सवाल जो होंगे, उसके जो क्वेश्चंस होंगे, प्रश्न होंगे, वो आपके जस्ट बगल बैठे बच्चे के प्रश्न पत्र में नहीं होंगे। सेट में आता है, सेट ए होता है, बी होता है, तो डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो हो सकता है कि आप में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए, अगले वाले में पूछ दिया जाए कि प्रोटीन, वेयर डज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए वेयर डज डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी, है ना, या हो सकता है ग्लूकोज की जगह पे कार्बोहाइड्रेट्स पूछ दिया जाए, है ना, फैट उन्होंने पूछा है। तो आपको अलग अलग जब आप डाइजेशन पढ़ रहे थे तो अलग अलग सारे कंपोनेंट्स का पाचन कौन कौन से अंग में होता है उसके बारे में भी तैयार कर लेना है। अब फैट का कहाँ पे होता है, डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ आवर बॉडी। यानी कि वसा का पाचन हमारे शरीर की छोटी आंत में होता है।
एक ही लाइन का आंसर है। अगर पूछ दिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट्स का, तो ब्रेक डाउन कहाँ पे हो जाए, राइट इन योर माउथ, तो आप लिख देंगे कि वहां पे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टेक्स प्लेस इन आवर माउथ। इसी तरह से प्रोटीन का पूछ लिया जाए तो प्रोटीन का भी लिख देंगे कि आधा, देखो आधा एक जगह पे होता है, आधा नेक्स्ट स्टेप में होता है। व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, तो ये बहुत साधारण आंसर है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, प्राणी संपोषण। व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब या तो यहाँ पे हेट्रोट्रॉफिक लिख सकते हैं आप, विषम पोषी पोषण, और या आप होलोजोइक लिखेंगे। तो होलोजोइक अगर लिखेंगे तो ये जो है मतलब टू द पॉइंट होगा। विषम पोषी भी सही है, विषम पोषी भी सही है, लेकिन होलोजोइक प्राणी संपोषण लिखेंगे तो आंसर आपका थोड़ा सा ज्यादा अच्छा माना जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये आपके चैप्टर नंबर 6 के कुछ संभावित प्रश्न हैं जो 1 नंबर के उसमें पूछे जा सकते हैं, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करें। पहले ये बताएं कि जो आपका 1 नंबर के क्वेश्चन जितने संभावित थे, क्या बच्चों को हर क्वेश्चन समझ में आ गया? इन क्वेश्चंस को आप अगर नोट करते चलेंगे तो इससे आपका क्या होगा, रिवीजन होता रहेगा, और एक टाइप का आप ये समझ लो कि आपका पर्सनल क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा, जिसको जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो फटाफट से, जिसको कहते हैं क्विक रिवीजन, इससे हो सकता है। स्पेसिफिक चैप्टर का क्विक रिवीजन इस तरीके से आपका हो सकता है। और इसको बहुत लंबा लंबा नहीं लिखेंगे आप लोग, इसको शॉर्ट में लिखेंगे, खाली समझने के लिए 2-2 पॉइंट में लिख देंगे। यहाँ पे मैं फुल इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि एग्जाम में आपको किस तरह से प्रेजेंट करना है, क्योंकि एग्जाम में प्रॉपर शब्दों को वाक्य में लगा करके उसके बाद प्रॉपर तरीके से पूरे वाक्य में आंसर लिखना होता है। तो 2 नंबर के क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा जा सकता है, व्हाट आर एंजाइम्स, एंजाइम्स के बारे में। जब मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही थी तो मैंने आपको एक क्वेश्चन ये आया था, है ना, एंजाइम के बारे में, वहां पे स्पेसिफिक एंजाइम्स के नाम पूछे गए थे। तो यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है व्हाट आर एंजाइम्स, यानी एंजाइम्स क्या हैं। नेम एनी वन एंजाइम ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड राइट इट्स फंक्शन। और जब मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था तो उसमें 2 एंजाइम्स के नाम पूछे गए थे, केवल नाम पूछे गए थे। और इस बार ये पूछ रहा है कि एंजाइम्स हैं क्या, और उसमें किसी एक एंजाइम का नाम लिखिए और उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या काम है वो लिखिए। तो आंसर लिखेंगे एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स, यानी एंजाइम्स जैविक उत्प्रेरक हैं। सिंपल, आपने 4 शब्दों में आंसर लिख दिया, क्योंकि 2 मार्क्स का है। एंजाइम्स जो हैं वो जैविक उत्प्रेरक होते हैं। अब कैटलिस्ट्स, अब एंजाइम नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे कैटलिस्ट, यानी कि उत्प्रेरक आर प्रोटीन्स दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। उत्प्रेरक ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ा देते हैं, विदाउट बीइंग यूज्ड अप, बिना इस्तेमाल हुए। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल लिखेंगे, वो एक एंजाइम का नाम पूछ रहे हैं, तो आपका सबसे आसान जो है उसके बारे में आप लिख सकते हैं अमाइलेज। कहाँ पे पाया जाता है, आपके माउथ में। कहाँ पाया जाता है, सलाइवा में। तो अमाइलेज catalyzes the breakdown of starch into sugars in the mouth and small intestine, यानी कि आपकी मुंह में पाया जाने वाला अमाइलेज नाम का उत्प्रेरक, जो है क्या, एंजाइम है। अमाइलेज एंजाइम पाया जाता है हमारे मुंह में, जो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है, शुगर में कन्वर्ट कर देता है। हमारे मुंह में भी, मुंह से ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ये प्रक्रिया होती है। तो इस तरह से आंसर कर देंगे। आई एम श्योर अगर इस तरीके से लिखेंगे तो मार्क्स जो है जो नहीं कटेंगे, आपके अच्छे मिलेंगे। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन में ये संभावित प्रश्न है जो पूछा जा सकता है 2 भागों में। एक प्रश्न है, मान लीजिए 2 नंबर का है तो 2 भाग में पूछा है, तो ये आपका 1+1 मार्क्स कैसे देंगे, उसमें 1+1 है ना, एक भाग का 1 नंबर, दूसरे भाग का 2 नंबर। और अगर मान लीजिए 2 भाग अलग अलग पूछे गए हैं
और एग्जाम में आपको एक ही भाग आ रहा है ना, तो क्या करेंगे, जो आ रहा है वो लिख देंगे। ऐसा नहीं है, ये नहीं सोचेंगे जब 1+1 है इसमें, तो ये नहीं सोचेंगे कि दोनों लिखेंगे। आपका अलग अलग पूछे जाने का मतलब ही यही है कि एक पार्ट का आंसर लिखेंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, अगले पार्ट का आंसर लिखेंगे तो 1 नंबर और मिल जाएगा। दोनों का अगर आता है तो 2 मार्क्स मिलेंगे, अगर मान लीजिए एक ही आया तो आपको 1 मार्क्स तो तय है कि मिल जाएंगे। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब वो इक्वेशन पूछ रहा है तो वो इट इज सो इजी, आप लिख देंगे प्रकाश संश्लेषण कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ केमिकल रिएक्शन, द ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन इज, ये खाली प्रेजेंट करने का तरीका। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा समझाया जा सकता है और उसका एक बैलेंस्ड इक्वेशन, उसका जो अभिक्रिया है वो क्या है, उसका बैलेंस संतुलित समीकरण इस प्रकार है, ऐसे लिखेंगे 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight, 6C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2। ये समीकरण आप सबको पता ही है तो केवल उसको नोट कर देना है। सेकेंड पार्ट में क्या लिखेंगे, when do the desert plants take up carbon dioxide and perform photosynthesis। अब वो क्वेश्चंस यही बता रही हूँ कि एग्जाम में एग्जामिनर आपसे सीधे सवाल नहीं करता बच्चों, आपकी बुद्धि को जांचने के लिए कहीं ना कहीं ट्रिकी क्वेश्चंस लगाता है। पूछ रहे कि राजस्थान में मतलब मरुस्थल वाले जगहों पे जब पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं और किस तरह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, सेम वही प्रक्रिया है, उसी तरह से होती है। क्या आंसर है, डेजर्ट प्लांट्स ओपन अप देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग नाइट एंड टेक इन CO2। स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज during the daytime to prevent the loss of water by eye transpiration. They store the CO2 in their cells until the sun comes out and they can carry on with photosynthesis during the daytime। यानी कि राजस्थान के जैसे जंतु हैं सारी चीजें स्टोर कर लेते हैं, उसी तरह से ये क्या है, रात में स्टोमेटा खुलते, क्योंकि दिन में खुलेंगे तो क्या होगा, सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा, मतलब हार्श, वहां का मौसम कैसा होता है, बहुत ज्यादा हार्श होता है, तो वो रात में CO2 अपना ले लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं और उसको सुबह के समय पे क्या करते हैं, यूज करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट कर देते हैं। दिन में वो लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा, इसलिए स्टोमेटा जो है खोलते नहीं है। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने क्लास 10th के एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से हम लोगों ने 1 नंबर के क्वेश्चंस, कौन कौन से संभावित प्रश्न हैं चैप्टर नंबर 6 के जो पूछे जा सकते हैं उसके बारे में चर्चा की। आशा करती हूँ आप सबने उसको नोट कर लिया होगा अपनी कॉपी में और एक क्वेश्चन बैंक की तरह आपका रिवीजन का वर्क तैयार हो गया होगा। आज की क्लास में इतना ही। अगली कक्षा में हम 2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।